नाजरीन, खबर से आगे में आपको खुशामदीद। और आज सोमवार को नजम सेठी साहब हमारे साथ होते हैं हस्बे मामूल। वो आज हमें वक्त दे रहे हैं और हालात हैं उन पर तबसरे भी होंगे। आज हम 3 से 4 बड़े मौजुआत जो हैं उनको कवर करेंगे। सबसे पहले तो ये कि बहुत सारे पंडित्स की ये पेशीन गोइयां रही हैं कि बजट के बाद कुछ होगा, तब्दीलियां होंगी, सियासी तब्दीलियां होंगी। हम जानेंगे कि क्या ऐसे कोई इम्कानात हैं या ये महज कयास सराइयां हैं। और दूसरा ये कि हमने ये भी देखा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो और बिलावल भुट्टो एक पेज पर दिखाई देते हैं, वो साथ में काम करने को तैयार हैं। इसके क्या मानी है? क्या मियां नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने इसकी अप्रूवल या इसको आशीर्वाद दे दी है? और अगर नहीं दी तो कब देंगे? और ये कि क्या मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी जिनकी के टोन और सियासी अप्रोच मुख्तलिफ दिखाई देती है, वो इसको कैसा समझ रहे हैं और क्या उनकी एक अलग हिकमत अमली है? इस पे भी बात होगी। और फिर हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे कि ये अभी हालिया जो बजट पास हुआ है उसमें ये बड़े वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि आईएमएफ की शराइत जो हैं उनको पाकिस्तान नजरअंदाज करेगा। तो क्या ये अड्डों का जो सिलसिला है उससे मुंसलिक है? क्या पाकिस्तान को कुछ मराहत मिलेंगी एफएटीएफ और आईएमएफ से अगर वो अमेरिका का वहां से अफगानिस्तान से सेफ एग्जिट करवाता है? और यहाँ पे जो एयर बेस या हवाई स्पेस या उसकी राइट्स की बात की जा रही है, वो कहाँ तक पहुंचा मामला? आखिर में हम कुछ बात क्रिकेट पे भी करेंगे और ये कि मलाला यूसुफजई के पीछे आखिर पाकिस्तान में इतना गुस्सा क्यों है, इतनी उनके खिलाफ जो है पूरी प्रोपेगेंडा की मुहिम क्यों चलती है जब भी वो कोई बात कहती है। तो वेलकम सेठी साहब। आज मेरे ख्याल से सबसे पहले तो हमें ये बजट के बाद जो सियासी तब्दीलियां हैं इसके ऊपर जरा कमेंट करें। आपने आपने भी कुछ इसका कभी एक इशारा दिया था अपने एडिटोरियल में, लेकिन मैं चाहूंगा कि अब हम देखें कि क्या वाकई में वो प्लान आगे बढ़ रहा है या कुछ नहीं होने वाला। बात यह है कि आप मुझे पिंडी में भेज दें तो मैं आपको बता दूंगा प्लान क्या है, मगर आप भेजते नहीं है मुझे पिंडी। और आपको तो डर लगता है कि पिंडी के करीब जाना ही नहीं है आपने। आप तो कभी इधर से घूम जाते हैं, कभी उधर से घूम जाते हैं। मैं रजा आपके इन, पीछे लगा हुआ रज, रजा इनको मेरे पास भेज दे, मैं पिंडी हाँ में। हाँ हाँ, पिंडी के पास। नहीं, आप तो डीएचए में है ना। आजकल डीएचए और पिंडी के भी जो तल्लुकात है ना वो भी कुछ ऊपर नीचे। बट एनीवे ठीक। तो अब बात यह है कि बजट देखिए, अगर तो ये पहले दिन से हम कह रहे हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं ताकि कॉन्टेक्स्ट बन जाए, पॉइंट ऑफ डिपार्चर बन जाए। एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी तो बजट पास नहीं होगा। एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी कि बजट पास हो जाए तो बजट पास हो जाएगा। अगर बजट नहीं पास होगा अगर बजट नहीं पास होगा तो उसका ये मतलब है कि फिर इन हाउस चेंज हो जाएगा। और इन हाउस चेंज के अंदर वो जाहिर है पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ साहब और बिलावल को साथ लेके चलेंगे। बड़ी क्लियर है ये बात। और अगर बजट के बाद या बजट के दौरान ये नहीं होता और फिर बाद में ये सोचा जाता है कि अब क्या किया जाए या ना किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि फिर 1-2 महीने हैं। 1-2 महीने के अंदर अंदर कुछ चीजें जो रह गई हैं अगर वो पूरी हो जाती है तो फिर बजट के बाद मसला को टैकल कर लेंगे, एस्टेब्लिशमेंट टैकल कर लेगी। वो क्या है? बात यह जी कि शहबाज शरीफ साहब से तो एस्टेब्लिशमेंट बड़ी खुश है, बिलावल से भी बड़ी खुश है। एक्चुअली बिलावल वगैरह को तो वो इतना अहमियत नहीं देते। वो तो उन्हें पंजाब का फिक्र है ना, तो पंजाब पाकिस्तान है उनके जहन में। तो शहबाज शरीफ साहब, अब शहबाज शरीफ साहब का मसला वही नवाज शरीफ साहब का है। शहबाज शरीफ साहब तो पूरा ताउन करने के लिए तैयार है, गारंटीज भी देने के लिए तैयार है। और मगर मियाँ साहब अभी तैयार नहीं है, मरियम अभी तैयार नहीं है। बहरहाल मरियम तो वही करेगी जो नवाज शरीफ साहब कहते हैं। तो अब बात यह है कि अगले 1-2 महीने हैं, अभी तक तो तय नहीं पाया। मियाँ साहब ने कोई गारंटियां नहीं दी किसी किस्म की। अगर कोई गारंटियां मिल जाती हैं कि मियाँ साहब और मरियम जो है वो मदाखलत नहीं करेंगे, तंग नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे एस्टेब्लिशमेंट को, और शहबाज शरीफ उनके हवाले कर देंगे, और उसके साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो वोट बैंक है वो भी साथ साथ चला जाएगा, तो फिर 2 महीने के अंदर अंदर ये मामला जो है ये कहीं ना कहीं किसी किनारे पहुंचेगी कश्ती। मगर बात यह है कि क्या 2 महीने के अंदर कोई गारंटीज मिल सकती हैं? क्या नवाज शरीफ साहब तैयार भी हैं कोई गारंटीज देने के लिए? तो ये 2 सवाल के जवाब अभी नहीं मिले। अभी तक तो ये है कि मियाँ साहब कोई गारंटीज नहीं दे रहे, नंबर 1। नंबर 2,
ये भी तय नहीं हुआ कि अगर गारंटी देने के लिए तैयार भी हो जाए तो किस किस्म की गारंटी होगी, और उनकी गारंटी के पीछे कौन होगा, गारंटोर कौन होगा। गारंटोर के बड़े फॉर्मूले चल रहे हैं। अगर वो स्टेज आती है, अगर अभी अव्वल तो अभी पता नहीं है कि मियां सब तैयार भी हैं कि नहीं, मगर अगर वो स्टेज आती है तो फिर गारंटोर कौन हो सकता है। अमेरिका हो सकता है, मेरा ख्याल है अमेरिका इसमें नहीं आएगा। कतर, मेरा ख्याल है कतर अगर आ भी गया तो यहाँ के लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। टर्की, कतर और टर्की, बिकॉज मियाँ साहिबान के अच्छे तल्लुकात हैं, उनके साथ रहे हैं, कारोबार भी हुए हैं। तो टर्की नहीं, मेरा ख्याल है टर्की उतना उस वजन नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि टर्की की गारंटी कोई ली जाए। तो टर्की भी रूल आउट हो गया, कतर भी रूल आउट हो गया, यूएस वो वैसे ही नहीं इंटरेस्टेड इस किस्म की चीजों में। तो रह कौन गया पीछे, सऊदी अरेबिया। हाँ, अगर एमबीएस कोई पक्की गारंटी दे दे, किस किस्म की गारंटी एस्टैब्लिशमेंट चाहती है, तो काम आगे बढ़ सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदीज हैं, दे आर अनहैप्पी विद इमरान खान। वो आपको हमने पहले बहुत डिस्कस किया है, 1 2 3 इश्यूज के ऊपर वो नहीं खुश इमरान खान साहब। और जब भी इमरान खान साहब वहां गए हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट ने उनको धक्के लगा के दरवाजे वहां खोल के मरहम पट्टी करके ले गए। तो क्या सऊदीज तैयार हो जाएंगे किसी स्टेज पे? मेरा ख्याल है सऊदीज को भी याद है कि वो यमन के अंदर जब मियाँ साहब पावर में थे तो उन्होंने यमन के लिए सपोर्ट मांगी थी, इंटरवेंशन इन यमन, और यहाँ इमरान खान ने और अपोजिशन ने बड़ा शोर डाल दिया था, तो मियाँ साहब ने वो पीछे हट गए थे, नहीं दी थी। अब सूरत हाल ये है कि वो तो याद रखते हैं, तो वहां भी ये इस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं। मगर ऑन बैलेंस मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि दे वुड प्रेफर नवाज शरीफ ओवर इमरान खान एनी डे। मगर क्या इस हद तक के वो गारंटीज देने के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या मियाँ साहब उनके पास जाएंगे कि जी गारंटीज देने मेरी? याद रहे कि जब पिछली गारंटी मिली थी तो उस वक्त की जो रॉयल फैमिली थी पावर में, सेक्शन था, उन्होंने दी थी। मगर वो भी आपने देखा कि एक स्टेज ऐसी आई कि वो भी अपनी गारंटी पूरी नहीं कर सके टू मुशर्रफ, कि जब मोहतरमा ने अपना तोड़ दिया मुआहदा और वो पाकिस्तान आ गई, तो मियाँ साहब फिर गए थे सऊदीज के पास कि भाई आपने गारंटीज दी थी, तो अब वो चली गई है तो मेरी गारंटी तो फायदा कोई नहीं उसका, मुझे भी जाने दीजिए। तो उन्होंने यही फिर कहा था कि आपने हमें कहा था, मुशर्रफ को उन्होंने ये कहा कि आपने हमें कहा था कि मोहतरमा जो है वो नहीं आएगी, तो अब फिर हमने नवाज शरीफ साहब को भी रोका हुआ, अब आपने उनको आने दिया है तो फिर हम कैसे रोक सकते हैं, और इसलिए फिर वो वापस आए थे। तो इस किस्म के इश्यूज हैं। अलबत्ता एक कार्ड है जो गारंटीज ढूंढ रहे हैं या जो मांग रहे हैं या जो देने के लिए तैयार होंगे, वो यूके की गवर्नमेंट हो सकती है। यूके की गवर्नमेंट हो सकती है। यूके की गवर्नमेंट के बहुत से पांव फैले हुए हैं विज़-अ-वी द शरीफ। वजाहत करने की जरूरत नहीं है, मगर आप सभी समझ लें, क्योंकि आज इस वक्त शरीफ फैमिली के जो असासे हैं सारे, वो पाकिस्तान में नहीं है, वो यूके में है एंड आउटसाइड, और वहीं बेस है यूके में। और तो यूके के पास प्रेशर पॉइंट्स हैं, लेवरेजिंग है, और तो मैं ये समझता हूँ कि वो स्टेज आ सकती है गारंटीज की, और अगर आएगी तो कोई ना कोई तैयार हो जाएगा वो प्ले करने के लिए, प्रोवाइडेड अगर मियाँ साहब तैयार हो। मगर अभी मियाँ साहब तैयार नहीं है। अगले 2 महीने के अंदर वो तैयारी नहीं होती या गारंटी नहीं मिलती या मांगी नहीं जाती, तो मेरा ख्याल है कि ये फिर मामला जो है ना ये मुलतवी हो जाएगा। फिर वो एस्टैब्लिशमेंट की भी कोशिश करने उन्होंने भी रोक देंगे। बिकॉज देखिए अभी तो ये सारी कहानी चल रही है कि जी वो मईशत बेहतर हो रही है, परसेप्शन बेहतर हो रही है इमरान खान की, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अगर ऐसे हुआ तो देखिए 1 साल तो खींच लिया ना एस्टैब्लिशमेंट ने। एक तरफ इमरान खान साहब जेलों में डालते रहे लोगों को, दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट कभी कभी निकाल देती है, मगर कोई लारी लपे दे देती है, और वो लारी लपे के जरिए 1 साल और भी गुजर गया है। उन्होंने अपने 1 2 डिमांड से वो पूरे करवा लिए, आपको पता ही है मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, और उसके बाद भी कुछ नहीं मिला नून लीग को और अपोजिशन को। तो अब ये देखना है कि मियाँ साहब क्या फैसला करते हैं, और उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है कि कुछ उनके लिए कुछ रास्ते निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो अगर बजट में कुछ ना हुआ तो इसका ये मतलब है अगले सिर्फ 2 महीने रह गए, 2 3 महीने। वंस यू क्रॉस ओवर फ्रॉम सितंबर वगैरह, इकोनॉमी माइट स्टार्ट पिकिंग अप,
और उसके बाद फिर ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है ये खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। और सेठी साहब अभी आप इमरान सरकार के परसेप्शन की बात कर रहे थे, तो मैं बस सिर्फ मुख्तसरन चंद सेकंड की बात ये करूंगा कि अभी जो इप्सोस का जो सर्वे आया है कि पाकिस्तानी इस सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, हम अपनी वेबसाइट पे भी लगाएंगे उसके जो अहम फाइंडिंग्स है, वो आप देखेंगे तो लग पता जाएगा कि परसेप्शन जो है क्या है। और अगर ये मुश्किल काम है तो यहाँ राजा बाजार चले जाए या उधर आपके यहाँ अनारकली चले जाए और लोगों से बात कर ले तो समझ आ जाएगी। जी, देखिए, मैं बिल्कुल इससे मैं आपको थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि परसेप्शन क्या है, और आपने जो बात की ये नई सर्वे की, परसेप्शन एक क्रिएट की जा रही है जिसके अंदर मीडिया और मीडिया कंट्रोल्ड मीडिया, जाहिर है वही जो कि सारा मीडिया तो कंट्रोल्ड है, चंद लोग ही रह गए हैं, चंद चैनल्स रह गए हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन। देखिए, मीडिया एस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान की गवर्नमेंट और सरमायादारी लोग ये सारा एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि बिजनेस चल पड़ी है, गाड़ियां बिकनी शुरू हो गई हैं, टैक्स कम लगेगा अमीरों के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ये सारी बातें जो है ना, ये एक एस्टेब्लिशमेंट प्रो ग्रुप है या दबा हुआ ग्रुप जो कि ये परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। आप किसी अपर मिडिल क्लास घर में चले जाए, डिफेंस में, इधर उधर सब जगह पे ये बात हो रही है, यार अब तो वहां काम चल पड़ा है, अब तो ठीक हो जाएगा सारा कुछ, अगले साल ये हो जाएगा, इस साल ये हो जाएगा। मगर जैसे आपने कहा कि अगर आप अवाम के पास जाए, जिनको आजकल रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा उस तरीके से जैसे पहले रिप्रेजेंट किया जा रहा था बिकॉज ऑफ मीडिया मैनेजमेंट, वो यही है। आपने कहा राजा बाजार चले जाए, आप कहीं चले जाए, पता करें अवाम क्या सोच रही है। अवाम तो अभी भी पिसी हुई है, इस बजट में अवाम के लिए बहुत कम, बहुत कुछ नहीं है। और आगे जो धमकियां आ रही हैं कि पेट्रोलियम लेवी जो है वो 15 रुपए या 18 रुपए बढ़ जाएगी ऐसे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, 20 से 25 रुपए 20 से 25 रुपए। और पर लीटर। और ये तो अब है कि जब 73 डॉलर पे बैरल है, अभी तो इकोनॉमी दुनिया की रिवाइव हो रही है, तो ये पेट्रोल की प्राइसेस और ऊपर जाएंगी, फिर आपको हाँ, लग पता मगर वे तो आपको लग पता जाएगा। मगर मसला ये है कि जो काउंटर नैरेटिव है, जो हुकूमत जो के पेश कर रही है, वो ये कह रही है जी अभी ईरान और अमेरिका के तल्लुकात बेहतर होने लगे हैं, अग्रीमेंट रिवाइव होने लगी है, जैसे ही वो होगा ईरान के ऊपर सैंक्शंस कम हो जाएंगे और ईरान का ऑयल विल बी फ्रीली अवेलेबल, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस विल ड्रॉप अगेन। ये भी एक प्रोपेगेंडा हो रहा है साथ साथ इसके, जो कि आपने बात की है। तो मैं ये समझता हूँ इस वक्त अवाम कुछ सोच रही है, उनका एक तजर्बा है, वो बहुत बुरा तजर्बा है, वादे तोड़ के। और एक तरफ ये पूरा ग्रुप है एस्टैब्लिशमेंट प्लस प्रो एस्टैब्लिशमेंट प्लस हाइब्रिड रेजीम प्लस सरमायादारी लोग, जिनके के लिए बड़ी सहूलतें इस बजट में आ रही हैं, और अपर मिडिल क्लास जो कि अब फाइनली उन्हें इमरान खान की डिफेंस करने की जरूरत नहीं है, पीटीआई को डिफेंड नहीं कर सकते, मगर कम से कम इस पे उम्मीद लेके बैठे हुए हैं कि शायद ये काम चल पड़े और ये बचाव हो जाए। तो इस किस्म की दो चीजें साथ साथ चल रही है। सही। जी रजा, आप म्यूटेड हैं। जी, मैं अगर ये कहना चाह रहा था सेठी साहब कि अगर आपकी जो पहले मैं सुन रहा था सारी बात, और बड़ा आपने ऑब्वियसली एज ऑलवेज आप एक मंतकी आर्ग्यूमेंट बिल्ड करते हैं, लेकिन अगर मैं आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट ये दूं कि कोई मूड नहीं है किसी किस्म की कोई तब्दीली करने का, साल पीडीएम से खिंचवा लिया है, एक साल और अब निकल जाएगा, ये पूरा जो बयानिया है खुशहाली का, हाई ग्रोथ रेट का, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट, और उसके बाद इलेक्शन ईयर आ जाएगा। तो सवाल यह है कि यहाँ पर हमारे पास मेरे ख्याल से एक और इशू, और आपने कहा कि लोगों को की नुमाइंदगी करने वाला कोई नहीं है। गालिबन इस वक्त जो हमारी ऑपोजिशन है वो भी इस सूरत हाल और इस सिचुएशन में उन्होंने वो रोल नहीं अदा कर रहे कि अगर वाकई ही में लोगों की जो कंसर्न्स हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो गुर्बत हो, बेरोजगारी हो, वो उसको आगे नहीं करे, बल्कि दे आर वेरी बिजी इन ट्राइंग टू मेक अ डील। वो बस डील की तलाश में हर पार्टी जो है वो आगे पीछे नजर आ रही है। आप क्या कहेंगे इस व्यू के ऊपर? नहीं, आपकी व्यू में बड़ा वजन है। देखिए, ये तो प्रिवेलिंग व्यू है ना, ये तो स्टेटस को की व्यू है कि स्टेटस को ये है, सूट करता है एस्टैब्लिशमेंट को, सबको, और ऑपोजिशन फारग हो चुकी है, उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। ये तो बिल्कुल दिस इज द प्रिवेलिंग नैरेटिव।
इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है इस नैरेटिव में, जिसकी वजह से ये फिर डिस्कशन होती हैं, वो क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एक तरफ शहबाज शरीफ को खड़ा कर दें और एक तरफ इमरान खान को खड़ा कर दें, और आपके ऊपर मैं 3 या 4 स्टार लगा देता हूँ या टिप्स लगा देता हूँ, तो मुझे ये बताएं, हु वुड यू प्रेफर? इमरान खान अगर बरखुरदार है तो शहबाज शरीफ साहब भी बरखुरदार है, उससे बेहतर। अगर इमरान खान से परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो शहबाज शरीफ साहब तो परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और जहां तक बिलावल और जरदारी साहब की बात है, वो नाइदर है नो देयर, वो जब चाहे उसकी छुट्टी हो सकती है या उनको टाइट किया जा सकता है, जैसे वो कहेंगे इस मास्टर्स वॉइस को बचा रहे, अपने आप को बचाने के लिए बचा लेंगे। नहीं तो वो कल अगर गवर्नर्स रूल लगा दे इलेक्शन से पहले 6 महीने, तो वो तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को तो तोड़ के इधर उधर फेंक देंगे, जैसे एक जमाने में जाम सादिक के जमाने में बहुत कुछ एस्टेब्लिशमेंट नहीं किया था। वो तो कोई इशू नहीं है। बात यह है कि ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, शहबाज शरीफ इज अ बेटर बेट फॉर एस्टेब्लिशमेंट विदाउट नवाज एंड मरियम देन इमरान खान। ये तो, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसलिए ये बात चलती रहती है, और यही नवाज शरीफ साहब को शहबाज शरीफ साहब एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें मौका मिलना चाहिए अंदर घुसने का, हमें अब एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई बंद करनी चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए, बिकॉज काफी हमारी लाइन पिट गई है। अब जाहिर है ये, इसमें तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना, कि पिटी है नहीं पिटी, अभी तक तो कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे ना। अब तो ये, दिस इज व्हाई आई से कि आपका जो स्टेटस को का नैरेटिव वो अपनी जगह पे। मैं ये समझता हूँ कि अभी जो इंटरनेशनल एजेंडा है ना और डोमेस्टिक एजेंडा, वो बिटवीन नवाज एंड शहबाज वो बेहतर सर्व हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट का rather than इमरान खान। एग्जाम्पल, लेट्स टेक फॉरेन पॉलिसी। नवाज शरीफ इंडिया के साथ नॉर्मलाइज ऐसे कर देंगे, इमरान खान इज रिफ्यूजिंग टू नॉर्मलाइज, एस्टेब्लिशमेंट वांट्स नॉर्मलाइजेशन। वो कहते हैं गाली पड़ेगी वो आपने, हम नहीं चुप, हम पीछे हैं, आप नॉर्मलाइज करें, बिकॉज हमें जरूरत है नॉर्मलाइजेशन की, हम स्टेबलाइजेशन चाहते हैं, इकोनॉमिक्स को बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कुछ कर दिया तो क्या होगा, सारा कुछ उड़ जाएगा। मगर इमरान खान इज नॉट रेडी फॉर नॉर्मलाइजेशन। इसी तरीके के साथ ये सऊदी अरेबिया, इमरान खान इज अ प्रॉब्लम फॉर सऊदी अरेबिया, नवाज शरीफ इज एन एसेट फॉर सऊदी अरेबिया। तो अगर वहां भी कुछ चीजें बात करनी है और वहां से कुछ गुडीज लेनी है तो वो नवाज शरीफ दिला सकता है आपको, वो इमरान खान नहीं दिला सकता। आगे आइए अमेरिका, अमेरिका के साथ तल्लुक इमरान खान बेहतर कर सकता है या नवाज शरीफ बेहतर कर सकता है? अब आप खुद ही इसका जवाब दे दें, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो अब बात यह है कि ये तीनों जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये तीनों जो हैं, दे आर एस्टेब्लिशमेंट ऑब्जेक्टिव्स। आजकल की जरूरत है एस्टेब्लिशमेंट। तो ये तो बिटवीन नवाज एंड शहबाज, डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल, वो तो सारा फुलफिल हो जाता है। प्रॉब्लम क्यों आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि वो मियां साहब जो है वो कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहते ले लो, दे देते हैं आपको फ्री एंड फेयर, आप आ जाए। वो कहते हैं आगे से आप मदाखलत नहीं करेंगे। वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है? मदाखलत के बगैर तो हम जी नहीं सकते, हमारे तो बड़े मफाद हैं, पाकिस्तान है तो, या हम हैं तो पाकिस्तान है। आप छोड़े ना इन बातों को, आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें, जो कि मियां साहब कहते हैं नहीं। और आप उन्होंने एक दफा नहीं 2-3 दफा ये कह बैठे हैं। तो यहाँ आके बात फंसी हुई है। आज अगर मियां साहब मान जाएं कि वो और मरियम चुप करके 5 साल बाहर बैठते हैं, इलेक्शन जिता देते हैं और शहबाज शरीफ के हवाले कर देते हैं कि चल यार अगले 5 साल तुम काट लो और 5.5 से कोई रास्ता कटो, तो मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट तैयार हो जाएगी। दिल डिच इमरान खान ओवरनाइट। उसकी वजह यह है कि अभी एस्टेब्लिशमेंट के अपने प्रॉब्लम्स हैं एज एन इंस्टीट्यूशन, और एस्टेब्लिशमेंट के लीडर्स के अपने प्रॉब्लम्स हैं एज पर्सनल एम्बिशंस। They will drop Imran Khan like a hot potato. देखिए ये आप, I said in that case they will drop Imran Khan like a hot potato. हाँ नहीं ना, बट वो केस नहीं बन रहा ना जी। देखिए बात ये है ना जी, मैं यही कहना चाहता हूँ ना सेठी साहब, आपने ये बात सही कही है कि आलमी एजेंडा जो है, चाहे वो सऊदी से मामला हो, हिंदुस्तान के साथ नॉर्मलाइज करना हो, क्योंकि अफगानिस्तान में वेस्टर्न बॉर्डर जो है वहां पे मसले बनेंगे और आपको ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो खामोश या नॉर्मल चाहिए, और दीगर मामलात हों। लेकिन मसला यहाँ पर जो बड़ा आ रहा है सेठी साहब, वो ये है कि नवाज शरीफ का क्या करेंगे। देखिए हमारा दूसरा टॉपिक है, शहबाज शरीफ डिलीवर कर देगा, चलो वो सड़कें बना देगा,
खिंचाई कर देगा, ब्यूरोक्रेट्स की सफाइयां करा देगा, इस्लामाबाद की फूल शूल लगवा देगा, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को डंडा शंडा लगाएगा, तो वो जो बड़ा भाई है खजूर के दरख्त भी लगा देगा, दरख्त भी ते भरा दा की होगा। असल बात तो ये है ना, देखिए सेठी साहब, इसको दिस इज द डायलेमा ऑफ दोज हु ब्रिंग चेंज इन पाकिस्तान, के वो ये तैयार हैं, लेकिन वो ये वाला रिस्क शायद लेने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि अगर शहबाज शरीफ आपने यही कहा ना रजा, मैंने आपसे यही कहा ना कि अभी तो एतमाद नहीं है ना दोनों साइड्स पे। अगर एक साइड कहती है कि भाई हम रास्ता खोल देते हैं आपके लिए, तो आप बताएं आप कैसे हमें गारंटी करेंगे कि आप गड़बड़ नहीं कर देंगे बाद में। तो वही, इसीलिए तो मैंने वो इतना लंबा चौड़ा डिस्कस किया ना गारंटीज का। दैट वाज द पर्पस ऑफ डिस्कसिंग दिस। बिल्कुल। तो हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फिर ये बताइए कि अगर ये सारा मामला चल रहा है, तो फिर ये जो शाहिद खाकान अब्बासी और मरियम नवाज की जो लाइन है, वो फर्क है शहबाज शरीफ साहब से? डजंट मैटर, वो तो स्ट्रेंथन करती है शहबाज शरीफ साहब की लाइन को। वो कमजोर नहीं करती, वो स्ट्रेंथन करती है। अगर आज शहबाज शरीफ साहब बाहर हैं तो इसलिए है कि नवाज शरीफ साहब ने एस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्ट अटैक किया। जितना वो ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट को अटैक करते हैं, उतना एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ होती है, मगर प्रो शहबाज हो जाती है। तो बात ये है कि इसमें भी आपको देखना चाहिए ना कि कैसे ये चीजें चलती हैं। अगर वो ना करते तो आज शहबाज शरीफ साहब जेल में होते। अब क्योंकि उनको अटैक किया है तो वो परेशान हो गए, उन्होंने कहा शहबाज को निकालो यार, इससे मसले हल कराओ। मियां साहब भी चुप हो गए कि नहीं हो गए? मरियम हो गई ना चुप। और मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि मरियम नवाज शरीफ साहब आर नॉट अपोज टू टॉकिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट। जैसे एस्टैब्लिशमेंट उनसे गारंटीज चाह रही है, वो भी एस्टैब्लिशमेंट से गारंटीज चाह रहे हैं। तो ये एक कश्मकश चल रही है। और मेरी अपनी व्यू ये है कि ये अगर इस साल इन्होंने इसको सॉर्ट आउट ना किया बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट एंड मियां साहब, या बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट एंड नून लीग, तो अगले साल इट विल बी टू लेट। फिर तो इलेक्शन सर पे आई होगी, और ये गवर्नमेंट जो है या ये आर होगी या उससे पहले पार होगी। इसलिए तो आई थिंक ये अगला टाइम जो मैंने कहा ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगले 2-3 महीने। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये फिर ये चूंकि आलमी जो वो है इशू की बात ऑलरेडी हो गई थी अफगानिस्तान की, वही से जोड़ते हैं ये बजट का जो ताल्लुक है आईएमएफ की कंडीशंस को। जिस तरह से बड़े ओपन उन्होंने कहा कि जी हम आईएमएफ की हर बात नहीं मानेंगे, वो कुछ पे कहा है कि मानेंगे, मसलन वो जो ऑयल प्राइसेस या वो क्या उसको बोलते हैं बिजली के रेट्स वगैरह, मगर इन जनरल जो स्ट्रिक्ट कंडीशंस होती हैं आईएमएफ की, ये तो बड़ा जैसे कि इसमें एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा है इस बजट में, और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स का भी जिक्र है। तो ये वो जो अड्डों की बात हो रही थी, पिछले प्रोग्राम में भी हमारी आपसे बात हुई थी कि क्या वजह है कि देने पड़ेंगे अड्डे, और अगर वो देने पड़ेंगे तो क्या वाकई हमें कोई कंसेशंस मिलेंगी? देखिए, अभी आपने देखा कि 2 नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। अभी वो आगे एक्सप्लोर नहीं हुई मगर हो गई हैं। एक टर्की ने कह दिया कि हम देने के लिए तैयार हैं बेस। सही। अफगानिस्तान ओरिएंटेड बेस, हम टर्की वाले कहते हैं हम देने के लिए तैयार हैं अमेरिका को। उधर से कतर ने भी इस किस्म की बात कर दी है कि अगर आप चाहें तो हम भी अवेलेबल है। तो अब कंपटीशन तो होगी ना। ताजिकिस्तान में छोटा सा बेस है, मगर रशियंस उसको बंद किया हुआ है, उसको अमेरिका को आने नहीं दे रहे अंदर। तो जाहिर है अपने प्रॉब्लम्स है वहां। तो बात तो चल रही है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का जो जहां अटकी हुई बात, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि देखिए बेस भी हम देने के लिए तैयार है, ओवर फ्लाइट्स भी देने के लिए तैयार है, मगर बात ये है आप उसके साथ करेंगे क्या? आप अगर इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी है, चले वो तो ठीक है, वी डोंट माइंड, वो आप कर लें। चलो थोड़ा बहुत हमारे साथ भी शेयर कर लीजिएगा इंटेलिजेंस। नहीं करेंगे तो हमें क्या पता लगेगा आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मगर जो बात है ना कि अगर आपने वहां से ड्रोन उठाने और आपने तालिबान को टारगेट करना है, वो हम इजाजत नहीं देंगे। आप अलकायदा को टारगेट करें, आप पाकिस्तानी तालिबान को टारगेट करें, क्योंकि हम कहेंगे कि उनको करो, पर अफगान तालिबान को आपने नहीं करना। उसकी कोई गारंटी दे दें हमें आप कि आप अफगान तालिबान को नहीं करेंगे। या अगर कोई भी आपने अटैक करना है तो हमसे शेयर करेंगे नॉलेज, हमारी पहले एनओसी लेंगे हमसे। वाई? एनओसी तो उठा करके मिल जाएगा अलकायदा के खिलाफ, एनओसी उठा करके मिल जाएगा पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ, टीटीपी के खिलाफ।
अफगान तालिबान के खिलाफ नहीं मिलेगा। उन्होंने तो आगे जाके हुकूमत बनानी है वहां, उसको तो अमेरिका रोक नहीं सकता। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों। वो तो काबुल में बैठे होंगे। अगर अमेरिका के पास घड़ी है ओमेगा की, तो तालिबान के पास टाइम है। ठीक है ना? बिल्कुल। टाइम तालिबान के पास है, घड़ी अमेरिका के पास है, इसलिए वो तो होना ही होना है। किसी दिन तालिबान ने वहां फुल फ्लैश अफगानिस्तान के ऊपर आफ्टर सिविल वॉर ये वो जीत लेंगे। अमेरिका ने $5 बिलियन इंटरनेशनल कम्युनिटी में गनी की गवर्नमेंट को 1 साल दे दिया, ज्यादा देर नहीं चलेगा ये। अमेरिका को गारंटी चाहिए तालिबान से कि आप अलकायदा को नहीं जीने देंगे, आप कोई ऐसा ग्रुप वहां नहीं आने देंगे जो अमेरिका को जिससे खतरा हो। तालिबान से क्या खतरा होगा? तालिबान से तो 1997-98 में ये ऑयल पाइपलाइंस की नेगोशिएशंस हो रही थी बिटवीन द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। आपको याद है तालिबान का ग्रुप वाशिंगटन गया था, सोलंकी साहब वहीं थे और वहां गए थे वो दाढ़ियों के साथ, और उनको सब फाउंडिंग फादर्स और ये वो अमेरिका विल डू बिजनेस विद द तालिबान व्हेन दे आर इन पावर। अभी जाहिर है वो दे हैव अ कमिटमेंट टू स्टॉप देम, मगर उस वक्त जब वो आ जाएंगे तो अमेरिका सबसे पहले पहुंचा होगा वहां बिजनेस करने के लिए, ताकि रूस और चाइना ना पहुंच जाए वहां। तो बात ये है कि पाकिस्तान विल नॉट अलाउ अमेरिका टू अटैक तालिबान। तालिबान को अटैक किया नहीं तो वो पाकिस्तान की सारी लेवरेज विद तालिबान खत्म हो जाएगी। तालिबान फिर पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक तालिबान को और इनकरेज करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जाके गड़बड़ करो, और इसके अलावा इंडिया को कहेंगे आ जाओ हमसे बात कर लो। तो इसलिए पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड टू बी सीन एज हॉस्टाइल टू द तालिबान। 20 साल की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान की तालिबान के अंदर, तो उनको अपने घर दिया, सारा कुछ दिया, उनको सपोर्ट भी किया, उनको पनाह भी दी, सब कुछ किया नहीं किया, और अभी भी पाकिस्तान इज द बेस्ट प्रोटेक्टर ऑफ द तालिबान। और अगर अमेरिका ये गारंटी दे देता है जो पाकिस्तान मांग रहा है, तो फिर क्यों नहीं उनको फैसिलिटीज मिल सकती हैं। मगर अभी वो बात वहां तक पहुंची नहीं है। अभी पाकिस्तान अमेरिका कोई गारंटीज देने के लिए तैयार नहीं है। पेंटागन बात कर रहा है, हमारे मिलिट्री टू मिलिट्री हो रही है, गवर्नमेंट को किसी ने इन्वॉल्व नहीं किया हुआ यहाँ। बिल्कुल। अब आपने पूछा कि वो IMF, जी, आपका सवाल जो था वो IMF रिलेटेड। जी। IMF विल डू एग्जैक्टली एज स्टेट डिपार्टमेंट या व्हाइट हाउस से, फुल स्टॉप। अगर वो कहते हैं ठीक है दे दें तो जी मिल जाएगा, अगर वो कहते हैं थोड़ा सा दे दे, थोड़ा सा खींच के रखे, हमारे भी अभी बातचीत चल रही है, तो थोड़ा सा मिल जाएगा, थोड़ा सा। अच्छा जी अब हमारी टीम वॉशिंगटन जा रही है, अब जी हम वापस आ रहे हैं, अब जी ये नेगोशिएशन हो रही है, अब ये बातें चलती रहेंगी। आप हर प्रोग्राम में मुझे पूछेंगे अब कहाँ बात पहुंची, तो मैं कहूँगा अभी बात चल रही है। तो अभी रिवाइज करेंगे ये टारगेट्स, कुछ टारगेट्स थोड़ी सी ढील मिलेगी। इसी तरीके के साथ अगर कोई डील हो जाती है ऑन बेसिस, तो आपको फाटा वहां भी आपको रिलीफ मिल जाएगी, और यहाँ IMF से भी आपको बड़ी छूट मिल जाएगी। और अगर वहां नहीं होती, बात चलती है, तो ये भी चलते रहेंगे। बिल्कुल। अर्दवान और बाइडेन की भी मुलाकात होगी, और इस तरह की भी खबरें थी कि तुर्की ने जो अमरीकी सफारत खाना है काबुल में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जो फोर्सेस हैं वो ऑफर की। जी, बिल्कुल। तो ये हो गया। इसी से जुड़ी बात आगे हम ये करते हैं प्रोग्राम में, जो हमने डिस्कस किया था कि मलाला के चूंकि वेस्ट का जिक्र हो रहा है, मगरिब का जिक्र हो रहा है, और पाकिस्तान में मलाला की किरदार कुशी जो है वो, या उसके खिलाफ धमकियां, बल्कि एक वो खैबर पख्तूनख्वा के जो है मौलाना साहब, उन्होंने कहा कि मैं मार दूंगा जब वो आएंगी, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो ये क्या इशू है सेठी साहब? इस पे हमने बहुत से लोगों से बात भी की है, खुद भी मैंने भी काफी कुछ इस पे लिखा है, मगर ये समझ नहीं आती कि कोई भी बात वो कह दे वो लड़की, तो यहाँ पे लोग तलवारें लेकर खड़े हो जाते हैं। आई मीन व्हाट्स, जबकि दुनिया भर में वो तालीम की अलामत है, लड़कियों के हुकूक की, औरतों के हुकूक की, इंसानी हुकूक की अलामत है, लेकिन उसका अपना देश जहां पर उसको तकरीबन मार दिया गया था, पता नहीं किस मौजे से उसकी जिंदगी बची है, उसके खिलाफ नफरत की भट्टियां जो है वो इस गर्मी में भी लगी हुई हैं। तो ये इस तरह की जो कारखाने जो चल रहे हैं, जिसके खिलाफ हमारी जो FIA और हमारे इदारे जो है वो बहुत ज्यादा सरगर्मी नहीं दिखा रहे, और चीजों में बहुत दिखाते हैं। इस तरह का जो रवैया है
वो हमारी जो लड़कियां हैं, जो नौजवान लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनके लिए क्या उम्मीद है इस मुल्क में? देखिए, ये मलाला का जो मसला है, इसमें एक तारीख का भी हिस्सा है और एक हमारी आइडियोलॉजी का भी हिस्सा है और एक एस्टेब्लिशमेंट का भी रोल है और एक मर्दों का भी रोल है, जेंडर इश्यूज, और जाहिर है फिर खवातीन का भी। लेट मी एक्सप्लेन। देखिए, पहली बात तो ये है कि मलाला आ, इस शोहरत से पहले बीबीसी वगैरह पे मलाला के इंटरव्यूज वगैरह हुए, जियो पे इंटरव्यूज हुए। लोगों ने कहा कितनी बहादुर लड़की है, तालीम के लिए क्या कर रही है। किसी ने कोई इशू नहीं था वो। ये 2011-12 से पहले की बात है, 2009-10 की बात है। उसके बाद 2011-12 में इस मुल्क में बहुत मैसिव एंटी अमेरिकनिज्म शुरू हो गई, जिसको आपको याद होगा कि रेमंड डेविस, ओसामा बिन लादेन, सलाला, यूट्यूब के ऊपर ब्लास्फेमी, फ्रेंच कार्टून्स, फिर ड्रोन स्ट्राइक्स। आपने देखा वो एक माहौल एक ऐसा बन गया क्योंकि बहुत एंटी वेस्टर्न एंड एंटी अमेरिकन माहौल पाकिस्तान में बन गया, आपको याद होगा। और उस माहौल में जो पाकिस्तानी तालिबान थे, इमरान खान साहब और आपकी इस्टेब्लिशमेंट भी उनको समझ रही थी कि वो मिसगाइडेड है, वो बुरे लोग नहीं है, मिसगाइडेड है, और उनको साथ उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए और उनके साथ डील्स होनी चाहिए कि यार ना करो, ऐ ना करो। हालांकि वो धंधनाने शुरू हो गए थे, मगर यहाँ माहौल ऐसा था कि बहुत से लोग कहते नहीं नहीं तालिबान क्या, वो तो मुसलमान है, ये सारे खराब है, ये जो अमेरिका कर रहा है, ये कर। एक एंटी अमेरिकनिज्म ऐसे फैली इन विद इन 1 or 2 years। उस स्टेज पे मुझे याद है जब एपीएस हुआ तो फिर जाके यहाँ माहौल थोड़ा सा बदला। उससे पहले माहौल नहीं बदला था यहाँ एंटी तालिबान। उससे पहले सिर्फ एंटी अमेरिकन माहौल था, एंटी वेस्ट माहौल था। अच्छा, उस स्टेज में जब मलाला को अटैक हुआ तो मुझे याद है जब अटैक हुआ उस वक्त पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ बात चल पड़ी थी। तो इसलिए मलाला को किसी ने कुछ नहीं कहा कि आप ये क्या कर रही हैं, तालीम बच्चों की, वो कुछ तालिबान के खिलाफ एक महाज खुलना शुरू हो गया। मगर साथ साथ आपको याद होगा कि सबसे पहले जो इमदाद जो मलाला को दी गई वो पाकिस्तान की अफवाज ने दी। उनके अस्पताल में लेके गए, वहां उन्होंने दी, वहां उन्होंने यूके के साथ डॉक्टर्स को बुलाया, वो यहाँ से उनके बदौलत, पाकिस्तान अफवाज के बदौलत मलाला को बाहर गया। तो मलाला वो स्टिल उस एयर वक्त एम्बुलेंस वो, एयर एम्बुलेंस हाँ, में गई। आपको याद होगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे यहाँ एंटी अमेरिकनिज्म बढ़ती गई और आपने तालिबान के खिलाफ आपने अब खुद मुहिम शुरू कर दी, उधर मलाला जो थी उसने कुछ ऐसी बातें करनी शुरू कर दी और उसके वालिद साहब के बारे में कुछ ऐसी बातें बाहर आई शुरू हो गई कि एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ हो गई मलाला के। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। एस्टेब्लिशमेंट क्यों खिलाफ हुई? कि मलाला ने ये कहना शुरू किया कि ये तालिबान जो थे इनको तो पाला ही, पहले एस्टेब्लिशमेंट पाल रही थी इनको। दूसरी बात ये कि उनके जो वालिद थे वो वैसे ही एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे। वो एक लेफ्टिस्ट हैं, अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं, पश्तून नेशनलिस्ट कहते हैं, और अब तो बिल्कुल उनका सपोर्ट है पीटीएम के लिए। कहते नहीं उस तरीके से, मगर उनकी जाहिर है, उनकी बातों से ये पता चलता है। तो इस वजह से एस्टेब्लिशमेंट जो है वो खिलाफ हो गई कि यार ये तो उल्टा गले पड़ रही है हमारी बात। अब जब एस्टेब्लिशमेंट खिलाफ होती है तो आप समझे आधा मुल्क खिलाफ हो जाता है, मीडिया खिलाफ हो जाता है, मिडिल क्लास जो है, प्रो एस्टेब्लिशमेंट, मिडिल अपर मिडिल क्लास और रिच लोग ये खिलाफ हो जाते हैं, स्पेशली एचएसएन कॉलेज वाले लोग। मेरा मतलब ये नहीं कि एचएसएन कॉलेज वाले, मेरा मतलब है उस जैसे लोग। मैं भी हूँ एचएसएन कॉलेज का। हाँ, तो मेजोरिटी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की कुछ डेवलपमेंट हुई, मगर इसके साथ साथ एक और नई डेवलपमेंट हो रही थी, और वो ये थी कि खवातीन। आपने देखा क्या रिएक्शन आता है जब खवातीन, पाकिस्तान की पढ़ी लिखी खवातीन जो हैं, वो जब विमेन्स एम्पावरमेंट की बात करती,
तो कितना रिएक्शन आता है, लोग उनको गद्दार कहते हैं, ब्लास्फेमी के केसेस कर देते हैं औरत मार्च के ऊपर वगैरह वगैरह वगैरह। तो मलाला भी तो खवातीन की एम्पावरमेंट की बात कर रही थी ना। शी वाज अमंगस्ट द फर्स्ट टू स्टार्ट डूइंग दिस एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, वो भी एक ऐसे इलाके से जहां बिल्कुल बहुत कंजर्वेटिव इलाका, तो वहां से ये जो मेल ओरिएंटेड जेंडर पॉलिटिक्स है वो सामने आनी शुरू हो गई। यार ये क्या कर रही है, ये तो विमेन्स एम्पावरमेंट की बात कर रही है, और हमारे जैसे सोसाइटी के अंदर विमेन्स एम्पावरमेंट तो डिसऑनरेबल चीज है, ये तो ऑनर ही नहीं है इसके अंदर। ये तो अब जब बात करते हैं विमेन्स एम्पावरमेंट की तो हम मर्दों को और हमारे माशरे को ये क्रिटिसाइज करती है कि हमारे माशरे में ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। और वेस्टर्न नेशंस जो हैं, जहां विमेन आर लिबरेटेड, जहां एम्पावरमेंट इज ऑलरेडी ग्रांटेड, वहां तो इस चीज को उठा लिया उन्होंने। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ लोगों ने कहा हमारा इमेज खराब हो रहा है, वहां हमें ऐसे पेंट कर रही है ये जैसे कि हम इतने गलत किस्म के लोग हैं, हमारे मर्द ऐसे हैं, हमारी औरतों के साथ ये होता है, हमारे बच्चों के साथ ये होता है, ये तो हमारे मुल्क को बदनाम कर रही है, ये तो गद्दार है, ये तो अमेरिकन एजेंट है, उसको उठा लिया इन्होंने, उसको पैसे दे रहे हैं। तो यहाँ फिर मेल वर्सेस फीमेल पॉलिटिक्स, जेंडर पॉलिटिक्स भी इस सियासी गुफ्तगू के अंदर वो भी इसके अंदर शामिल हो गई। और मैं आपको बताऊं कि आगे ये भी खदशा है कुछ लोगों को, कुछ सियासी जमातों को, इंक्लूडिंग पीटीआई, जिसका इस वक्त फुटप्रिंट है केपी में, कि कल को अगर ये पॉपुलर हो गई या रह गई तो ये वापस आई तो इसने कोई सियासी रोल ना अदा कर ले, ये कोई नेशनल हीरोइन ना बन जाए, जो कि ना पीटीआई को एक्सेप्टेबल है और ना एस्टेब्लिशमेंट को एक्सेप्टेबल है, बिकॉज ऑफ द एरिया फ्रॉम विच ही कम्स फ्रॉम। तो मैं ये समझता हूं कि इस किस्म के इश्यूज हैं मलाला के साथ। सबसे पहली बात लोग ये कहते हैं, और ये पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रही, पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं कर रही, वो पाकिस्तान के जो रिएक्शनरी ओप्रेसिव एंटी विमेन कल्चर है ना यहाँ, उसके खिलाफ वो बात कर रही है, उसको वो तब्दील करना चाहती है। और वो जो बैकलैश है वो सारी यहाँ खवातीन के जितने ग्रुप्स हैं, विमेन्स इंडिपेंडेंस, विमेन्स लिबरेशन, विमेन्स ये, विमेन वो, सब दे ऑल फेस द सेम प्रॉब्लम्स। तो इसमें एंटी अमेरिकनिज्म, एंटी वेस्टर्निज्म, इस्लामोफोबिया, जितना ज्यादा इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है उतना ज्यादा एंटी मलाला सेंटिमेंट बढ़ रहा है कि यार ये तो उनकी गोद में बैठी हुई है, ये उनसे पैसे ले रही है, ये मुल्क को बदनाम कर रही है, इस्लाम को बदनाम कर रही है। जिसमें ये जो आखिरी इंटरव्यू उन्होंने जो की है मलाला ने, जिसमें उनको पूछा गया शादी के बारे में, अब उनका जवाब जो है, ये सारा जो मलबा ना, ये सारे लोग जो है they must have gone up the wall, अरे यार look at her, तुम्हारी she's attacking the institution of marriage। तो हमारे यहाँ तो मैरिज इंस्टीट्यूशन तो यही है ना कि खातून को लेके ले जाते हैं और कहते हैं ये कर लो। तो बात ये है कि इट्स अ वेरी रिप्रेसिव एंड ऑप्रेसिव कल्चर फॉर विमेन। यहाँ तक कि जो एम्पावर्ड विमेन है वो तो ये समझती है कि पाकिस्तानी मेन हेट विमेन। मेरा जवाब ये होता है, नो दे डोंट हेट विमेन, दे ओनली हेट विमेन हु आर एम्पावर्ड और हु सीक एम्पावरमेंट। और जाते जाते मैं ये कह दूं कि मैडम नूरजहां के खिलाफ तो यहाँ कोई बाहर, वो बड़ी पॉपुलर थी बाहर, मगर उनके खिलाफ तो यहाँ कोई सेंटिमेंट नहीं है। मगर मुख्तारा बाई के खिलाफ है, उसको उसी कैटेगरी में डाल दिया गया है, क्या इसने हमें बदनाम किया है, ये जाके उनकी गोद में बैठ गई है और बताती है कितने रेप होते हैं और कितना होता है और कितना होता है, इन्होंने देखो हमारे साथ क्या किया है। और यही होता है उन एकेडमिक्स के साथ भी जो बाहर बैठ के और तनकीद करते हैं पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, हाँ वो जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है या कुछ हो रहा है। जब वो ये बात करते हैं तो ये लोग यहाँ बैठ के, यही ग्रुप सारा जो है, ये कहते हैं फौजी वो तो CIA एजेंट है, वो तो इंडियन एजेंट है, वो लंदन बैठा है, वो अमेरिका बैठा है, वो फलानी जगह बैठा है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ इसके पीछे भी अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क के अंदर एस्टेब्लिशमेंट का जो फुटप्रिंट है आइडियोलॉजी के ऊपर, सोच के ऊपर, तालीम के ऊपर, वो बहुत वसी है। और ये जब ऐसी चीजें होती है तो यही चीजें निकलती हैं। जी, फुटप्रिंट की बात। जी सेठी साहब, आखिरी बात मैंने पूछनी है। अच्छा,
रजा, आपने कुछ कहना है? नहीं नहीं तो नहीं, मैं आखिरी सवाल बस मैं यही मैंने कह रहा था कि आखिरी 3-4 मिनट आपको याद करवा रहा था। प्लीज गो गो हेड। सेठी साहब, वो बिल्ली की 9 जिंदगियां होती है ना, अंग्रेजी में कहते हैं कैट हैज 9 लाइफ्स। तो आपकी एक लाइफ जो है वो सहाफत और दूसरी चीजों के अलावा पिछले चंद सालों में क्रिकेट में हलूल कर गई है आपका जीवन जो है। तो किसी चंद साल पहले आप उस क्रिकेट बोर्ड को की सरबराही कर रहे थे। आज वहां पे क्या धमा चौकड़ी हुई है। मेरे ख्याल में हमारे टीम के पास कुछ वीडियोस भी होंगी, अगर थोड़ा सा दिखाएं वहां पे ये क्या हुआ है, जरा पहले हम देख लेते हैं चंद क्लिप्स, अगर तैयार हैं तो। जी तैयार हैं बिल्कुल। और ये आ गए, ये आ गए जी, ये देखो जी। कोई आवाज भी दें इसको, है कुछ? अ, चले जब जी तक ये बड़ा रेडी जलसा करते था, हैं। हाँ, हुआ दिखा क्या है, दीजिएगा। तकलीफ क्या है? ऐसे है जी कि इमरान खान साहब ने जो सिस्टम बनाया है उसके 4 ऑब्जेक्शंस हैं पाकिस्तान के क्रिकेट एस्टेब्लिशमेंट के। क्रिकेट के अंदर भी तो एक एस्टेब्लिशमेंट होती है ना जी। वो 4 ऑब्जेक्शन ये हैं कि आपने सारे क्लब क्रिकेट, रीजनल क्रिकेट, डिपार्टमेंटल क्रिकेट, ये सब आपने तबाह कर दिए और जो आप सिस्टम लेके आए हैं वो चल नहीं रहा है। इसके अलावा आपने पीएसएल को तबाह कर दिया, जो आप मैनेजमेंट लेके आए हैं और वो मैनेजमेंट से ये काम नहीं हो रहा। और उसके लिए ये एहतजाज हो रही है कि 2014 की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी पीसीबी की, जिसके तहत सारी क्रिकेट ऑर्गेनाइज की जाती थी, जो कि 2 एक्स सुप्रीम कोर्ट जजेस ने बनाई थी, जो कि आईसीसी ने एक्सेप्ट की थी, जो कि चीफ उस वक्त जस्टिस साकिब निसार साहब ने एक डिवीजन बेंच के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एक टू मेंबर बेंच में उन्होंने, या शायद 3 मेंबर बेंच था, उन्होंने उसको मोहर लगाई थी कि ये अच्छी आइन है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, जो 5 साल इम्प्लीमेंट की गई, जिसके नतीजे में आपने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती। नंबर टेस्ट में इंटरनेशनली आईसीसी रैंकिंग्स में नंबर 1 टेस्ट टीम भी बन गए एक वक्त पे, ओडीआईज में भी नंबर 1 पे पहुंच गए और T20s में भी नंबर 1 में एक वक्त पहुंच गए उस 5 साल के दौरान। अब आपने वो सारा कुछ डिसमेंटल कर दिया है और उसकी जगह पे आपने कुछ नहीं सेटअप किया और आपने सारी रीजनल क्रिकेट जो है, सारी क्रिकेट पंजाब की फॉर एग्जांपल, आपने डिस्ट्रिक्ट डीसीज और असिस्टेंट कमिश्नर्स के हवाले कर दिए। तो इसलिए मैं उनको समझता हूँ कि ये रजा के पेटी भाइयों के हवाले कर दिए। बस आपने मुझे रगड़ना था। तो बात यह है जी कि ये बहुत सीरियस एहतजाज है। सारा पंजाब के लोग, और इस दफा मैंने सुना है कि पंजाब के नहीं, इसके अलावा भी सारे हर कोने से आए हुए थे, केपी से, आजाद कश्मीर से। ये वो लोग हैं जो पहले रीजनल एसोसिएशन चलाते थे, जो कि टीम्स 8 और 8 टीमें बनती थी, जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, उसमें से सिलेक्शन होती थी आपकी इंटरनेशनल टीम्स की, वगैरह वगैरह। तो ये सारे फारग हो गए, वो सारा स्ट्रक्चर तोड़ दिया इन्होंने और उसकी जगह पे 6 टीमें बनाई हैं और 6 टीमों की जो मैनेजमेंट है वो पीसीबी और पंजाब की गवर्नमेंट पंजाब के अंदर ये कर रही है। आगे पता नहीं, बाकी जगह पे तो पता ही नहीं इनको कि करना क्या है क्या नहीं करना। तो ये मसला बना हुआ है इस वक्त। सैकड़ों क्रिकेटर्स अनएम्प्लॉयड हो गए, क्लब्स जो है उनको पता नहीं है करना क्या है क्या नहीं करना, वहां क्रिकेट बंद हो गई है, ग्राउंड्स को टेक ओवर किया जा रहा है, जैसे इस्लामाबाद में डायमंड क्रिकेट ग्राउंड को सीज कर लिया और भी ग्राउंड ले रहे हैं। और ब्यूरोक्रेसी जैसे फुटबॉल को तबाह किया, हॉकी को, ये अब क्रिकेट की बारी आ गई है। जैसे इसको प्राइवेट सेक्टर से निकाल के ब्यूरोक्रेसी के अंदर देंगे और सेंट्रलाइज करेंगे तो ये होगा। ये एहतजाज हो रही है और बहुत अहम एहतजाज। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात है। और से इसका तो आखिरी सवाल यही हो सकता है सेठी साहब कि निकलेगा क्या, इसका करना क्या चाहिए? हु मस्ट एक्ट एंड व्हाट शुड बी डन इमीडिएटली? देखिए पेट्रन साहब, इमरान खान पेट्रन है, इमरान खान का ये फॉर्मूला है, इमरान खान के ये अपॉइंटीज हैं जो लोग ये कर रहे हैं। आज इमरान खान चाहे तो ये तब्दील कर सकते हैं और कोई ऐसी टीम लेके आए जो कि जो समझे इस बात को, मगर देखिए ये रिवर्स करना पड़ेगा सारा कुछ।
ये नहीं चल सकता। मैं आपको 5 साल के तजर्बे के बाद बता रहा हूँ, और कुछ हमने कामयाबियां हासिल की थी। इसमें छोटी मोटी चीजें हो सकती हैं जो कि इमरान खान साहब को भी खुश किया जा सकता है कि भाई, और वो कुछ बातें सही भी कहते हैं, मगर जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है और जो लोग ये कर रहे हैं, सरासर गलत है, अनफॉर्चुनेटली। और आई फेयर, पीएसएल का हाल तो आपने देख ही लिया है, वैसे आपकी क्रिकेट टीम का हाल आपने देख लिया है अभी तक क्या। और वो गई हुई थी, हार के आ गई है वहां से, आपको पता ही है। तो अब बात यह है कि साउथ अफ्रीका की बी टीम से हार के आ गई। अब बात यह है कि दिस कांट कंटिन्यू। लोग इमरान खान को माफ कर देंगे फॉर नॉट गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट नहीं चला सके, मगर क्रिकेट ही अगर तबाह कर दिया ना, तो ये फिर गले पड़ जाएगा। ये सालों साल लोग याद करेंगे, जैसे आज याद करते हैं कि इमरान खान साहब ने 1992 में हमें वर्ल्ड कप जिताया, हमारे हीरो है। फिर हीरो के बाद अगर ऐसे ही चलता रहा तो जीरो बन जाएंगे। जी सेठी साहब, मैं आजम खान साहब को एक ईमेल करता हूं कि फौरी तौर पे आपकी मुलाकात जो है वो उसका अरेंजमेंट की जाए, पीएसएल और क्रिकेट को, ठीक है। ये मैं आपका शुक्रिया नहीं कर रहा, माफी मांग रहा हूँ आप। अच्छा। आप अगर कोई मेरे से गुस्ताखी हो गई है तो मुझे माफ कर दीजिए। इससे अपने दुश्मनों को भी ये तजवीज ना दीजिएगा। अगर मुझे, मेरी पता नाइटमेयर क्या है, नाइटमेयर जो मुझे रात को मेरी टांगे खड़कनी शुरू हो जाती है, पसीने आने शुरू हो जाते हैं, पानी की जरूरत पड़ जाती है, वो क्या है कि इमरान खान साहब मुझे बुला ले, इधर आना सेठी तेना एक दो हाथ हो जाओ। तो मैं किथे जावांगा? अगर वो उठ के आगे मुझे कहे शेक हैंड, फिर मैं की करांगा? मैं कहाँ जाऊंगा? मैं दोबारा गया ना, मेरी सारी जर्नलिज्म बढ़ जाएगी। तो अल्लाह रहम करे, मुझे इमरान खान साहब ना ही बुलाए चाय के लिए तो अच्छा है। मैं ऐसे ही अच्छा हूँ। सेठी साहब, हमारे और आपके मुश्तरका एक दोस्त मरहूम खालिद हसन मुझे अक्सर कहा करते थे वाशिंगटन में कि मुर्तजा, नो गुड डीड्स गो अनपनिश्ड। तो अब आप, मतलब है आप इशारा कर रहे हैं इमरान खान साहब को सेठी को बुला के कप चाय पिला दो तो साफ पारक हो जाएगा, आप ये सजेस्ट कर रहे हो? चले मैं, मेरे ख्याल से वो हम अगले शो में इस पे बात करेंगे। फिलहाल ये कि चलिए, मैं खान साहब का नहीं करता, लेकिन आपकी कहीं और तो मुलाकात होनी चाहिए। देखिए अब टाइम आ गया, मुल्क जिस मुश्किल में फंसा हुआ है, आपके मशवरे जो हैं वो सिर्फ यूट्यूब और टीवी से बाहर निकलकर वो एक्चुअली में पावर कॉरिडोर्स में पहुंचने चाहिए। नहीं, आप मेरे से दुश्मनी कर रहे हैं, आप दुश्मनी कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि इमरान खान भी ये सुन ले आपकी तजवीज, ताकि फिर मुझे भी जेल में डाल दो ना यार। अच्छा ओके, आई टेक माय वर्ड्स यार, बैक। बस करो यार, बस करो यार। आप जैसे दोस्त हो तो हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आस्था क्यों हो। चलिए, आज हमारा टाइम खत्म हो चुका है। सेठी साहब, थैंक यू वेरी मच। और बिल्कुल कोई ऐसे इरादा नहीं, मैं कोई ईमेल नहीं कर रहा। और नाजरीन जो देखने वाले, बहुत कमेंट्स, क्वेश्चंस, आपका भी शुक्रिया। आई होप आपके बहुत सारे आपके सवाल एड्रेस हो गए होंगे। इंशाल्लाह कल सब 9 बजे खबर से आगे में दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। खुदा हाफिज।